After adjustments have been made at the end of the year, there is a balancing insurance expense account. साल के अंत में जब हमने सारे एडजस्टमेंट कर दिए तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट में कुछ बैलेंस बचता है. ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? ये हमारे लिए असेट है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, ये हमारे लिए रेवेन्यू है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है. तो ये हमारे लिए एक हिसाब से, ये हमारे लिए एक हिसाब से क्या है? ये हमारे लिए एक हिसाब से एक्सपेंसेस हैं. ठीक है. कैसे कि अगर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट है और उसका कुछ बैलेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट का मतलब ये होता है इंश्योरेंस में जो एक्सपेंसेस होते हैं अगर उसमें कुछ बैलेंस बच रहा है तो इसका मतलब वो हमारे खर्चे हैं, हमें उसे पूरा करना है, हमें उसे पे ऑफ करना है, वो हमारी एक हिसाब से लायबिलिटी हो गई. ठीक है. तो वो हमारे लिए एक खर्चा है. तो यहाँ पे जो एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा. हम लायबिलिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्सपेंस की कैटेगरी दी गई है. अगर एक्सपेंस नहीं दिया होता तो हम उसे लायबिलिटी घोषित कर देते हैं. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सपेंसेस. बैलेंस शीट इज अ, बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट इज अ अकाउंट, ऑप्शन 1. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ऑप्शन 2. बैलेंस शीट इज बोथ अकाउंट एंड अ स्टेटमेंट, ऑप्शन सी. ऑप्शन 3, नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ऑप्शन बी. Interest on loan and capital is a kind of expenses. Which type of expenses? We have 4 options. क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट या लोन के ऊपर इंटरेस्ट किस तरीके का एक्सपेंसेस है. इट्स अ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इट्स अ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी. तीसरा ऑप्शन है इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट्स अ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट की बात की जा रही है या लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात की जा रही है तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. अगला क्वेश्चन है हमारा, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट इज अ काइंड ऑफ. वी हैव 4 ऑप्शंस. तो पेटेंट्स और कॉपीराइट क्या है? पेटेंट और कॉपीराइट फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स करंट एसेट्स होते हैं, या पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते. अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीपेड वेजेस ऑफ ₹5,000 अपीयर इन ए's ट्रायल बैलेंस, दीज विल अपीयर इन. तो प्रीपेड वेजेस है 5,000 रुपीज का जो ए के ट्रायल बैलेंस में शो किया जा रहा है. अब वो कहां अपीयर होगा? ठीक है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में अपीयर होगा, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर होगा, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होगा, चौथा बैलेंस शीट में अपीयर होगा. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बैलेंस शीट में अपीयर होगा. अगर प्रीपेड वेजेस 5,000 रुपीज का है और ए के ट्रायल बैलेंस में ये शो हो रहा है तो इसकी एंट्री बैलेंस शीट में जाएगी. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैलेंस शीट, ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम. ड्रॉइंग्स को हम कहां से डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं? परचेजेस से, सेल्स से, रिटर्न आउटवर्ड से या कैपिटल से. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो हम ड्रॉइंग्स करते हैं उसे हम अपने कैपिटल में से विड्रॉ करते हैं. तो कैपिटल इज द करेक्ट आंसर. कैपिटल का मतलब आप जानते हैं, कैपिटल इज द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस. कैपिटल को हिंदी में पूंजी भी कहा जाता है और कैपिटल वो पैसा होता है जिसे हम बिजनेस के शुरुआत में लगाते हैं. कई बार पार्टनर्स जो होते हैं वो ड्रॉइंग कर लेते हैं और ड्रॉइंग का मतलब ये होता है गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं बिजनेस से, तो ड्रॉइंग करते हैं, उसे ड्रॉइंग कंसिडर करते हैं. तो ये जो ड्रॉइंग्स होता है ना वो बेसिकली कैपिटल से विड्रॉ किया जाता है. तो ड्रॉइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारा, रिटर्न्स आउटवर्ड अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम. जो रिटर्न आउटवर्ड है वो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, उसे हम कहां किस चीज से डिडक्ट करेंगे? पहला ऑप्शन परचेजेस से, दूसरा ऑप्शन सेल्स से, तीसरा ऑप्शन रिटर्न इनवर्ड से और चौथा ऑप्शन है रिटर्न आउटवर्ड से. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परचेजेस. जो रिटर्न आउटवर्ड होता है उसे हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं. ठीक है. और रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो सेल्स रिटर्न होता है. तो इस क्वेश्चन में सवाल पूछा गया रिटर्न आउटवर्ड जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उसे हम किस से डिडक्ट करेंगे? तो रिटर्न आउटवर्ड को हम हमेशा परचेजेस से डिडक्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परचेजेस. अब अगला क्वेश्चन है रिटर्न इनवर्ड. तो ये सेल्स रिटर्न की बात की जा रही है. जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है आर डिडक्टेड फ्रॉम.
तो जो सेल्स रिटर्न है वो कहाँ डिडक्ट होगा? परचेजेस से डिडक्ट होगा, वो सेल से डिडक्ट होगा, वो रिटर्न आउटवर्ड से डिडक्ट होगा या रिटर्न इनवर्ड से डिडक्ट होगा? तो देखिए क्वेश्चन में बोला रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड से तो डिडक्ट होगा नहीं, वो रिटर्न आउटवर्ड से भी डिडक्ट होगा नहीं, या तो परचेज से डिडक्ट होगा या तो सेल से डिडक्ट होगा। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स से डिडक्ट किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सेल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन। जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, जो ट्रायल बैलेंस में शो किया जा रहा है, उसे हम कहां दिखाते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, तीसरा ऑप्शन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और चौथा ऑप्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कैरेज आउटवर्ड्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द। जो कैरेज आउटवर्ड है, जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, उसे हम कहां शो करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और चौथा ऑप्शन है असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कैरेज आउटवर्ड है और वो अगर ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है, तो उसे हम कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेजेस एंड सैलरीज अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द। ट्रायल बैलेंस में अगर वेजेस और सैलरीज शो हो रही है, तो उसे हम कहां शो करने वाले हैं? ठीक है, ये है 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और चौथा ऑप्शन है असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जो वेजेस और सैलरीज ट्रायल बैलेंस में अपीयर होती है, तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैलरीज एंड वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन। देखिए 2 डिफरेंस है, पिछले वाले क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज की बात की गई थी, इस क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस की बात की जा रही है। ठीक है, तो जब सैलरीज और वेजेस की बात की जाएगी, तो वो हमेशा कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम वेजेस और सैलरीज, ध्यान से सुनिएगा, वेजेस एंड सैलरीज को हम क्या करते हैं? डेबिट साइड में दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, अगर वो ट्रायल बैलेंस में वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो, और अगर ट्रायल बैलेंस में सैलरीज एंड वेजेस लिखा है, तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड करके दिखाते हैं। ठीक है, तो बस वर्ड्स का आगे पीछे लिखने से अकाउंट ही पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, हम सैलरीज, यहां सैलरीज ही कंसिडर करते हैं और उसमें हम वेजेस ही कंसिडर करते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि किसको हमें कहां लिखना है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में पहले सैलरीज लिखा है और वेजेस लिखा है, तो ये सीधा सीधा कहां चला जाएगा? ये डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटस्टैंडिंग वेजेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द। ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस शो हो रहा है, तो उसे हम कहां दिखाते हैं? तो अगर ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस शो हो रहा है, तो उसे हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड। स्टॉक इन ट्रेड में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, दूसरा ऑप्शन रॉ मटेरियल्स, तीसरा ऑप्शन आइटम्स हेल्ड इन फिक्स्ड असेट्स, और चौथा ऑप्शन फिनिश गुड्स। तो अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आइटम्स हेल्ड इन फिक्स्ड असेट्स। इन्होंने बोला क्या चीजें स्टॉक इन ट्रेड में इंक्लूड नहीं होती है, तो जो फिक्स्ड असेट्स में आइटम्स हमने अपने पास रखे ना, फिक्स्ड असेट्स की चीजें, वो स्टॉक इन ट्रेड की चीजें नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आइटम्स हेल्ड इन फिक्स्ड असेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक इन ट्रेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट रिप्रेजेंट। जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। इट इज एन एक्सपेंस, इट इज अ रेवेन्यू, इट इज अ लायबिलिटी, और इट इज एन असेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एन असेट। जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, वो हमारे लिए क्या होता है? वो एक तरीके का एसेट होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एन असेट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज किसे कहते हैं? ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर फिक्स्ड असेट्स माइनस करंट असेट्स। अच्छा, 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तीसरा ऑप्शन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज, और चौथा ऑप्शन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब टोटल लाइबिलिटीज में जब हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टोटल लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्न एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। रेवेन्यू बेसिकली कब रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब हमने अर्न किया होता है ना, जब अर्निंग होती है तो उसके किस टाइम पे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला, जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तब हमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है, तब रेवेन्यू मिल सकता है। दूसरा, व्हेन सेल्स इज अफेक्टेड, जब सेल्स अफेक्ट होता है तब हमें रेवेन्यू मिलता है। तीसरा, जब कैश रिसीव होता है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। और चौथा, अनप्रोडक्टिव असेट्स आर सोल्ड ऑफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन सेल्स इज अफेक्टेड, तो हमें रेवेन्यू मिलता है। तो कई बार रेवेन्यू का सेल्स भी कंसिडर किया जाता है, आपको जानकारी होगी, आपने पढ़ा भी होगा। तो कई बार सेल्स को रेवेन्यू भी कंसिडर करते हैं। तो सेल्स का मतलब व्हेन सेल्स इज अफेक्टेड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, एडजस्टमेंट एंट्रीज आर दोज एंट्रीज विच आर पास्ड। एडजस्टमेंट एंट्रीज वो एंट्रीज है जिसे हम पास करते हैं। कब पास करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, दूसरा ऑप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तीसरा ऑप्शन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स, और चौथा ऑप्शन फॉर सप्रेसिंग प्रॉफिट। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज, ऑप्शन सी सही जवाब है। एडजस्टमेंट एंट्रीज वो एंट्रीज होती है ताकि हम प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंसेस को क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which item is shown on the debit side of trial balance? इनमें से कौन सा आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो करके दिखाया जाता है? We have 4 options. पहला ऑप्शन परचेज रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन रेंट आउटस्टैंडिंग, तीसरा ऑप्शन प्रीपेड एक्सपेंसेस, और चौथा ऑप्शन वेज पेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस जिसे हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में शो करके दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म करंट असेट्स डज नॉट इंक्लूड। जो टर्म करंट असेट्स है उसमें क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कैश, दूसरा ऑप्शन है स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा ऑप्शन है फर्नीचर, चौथा ऑप्शन है एडवांस पेमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्नीचर। जो टर्म करंट असेट्स है उसमें फर्नीचर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर क्या है, इट्स अ फिक्स्ड एसेट्स, या इसे हम नॉन करंट एसेट भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या इंक्लूड होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला बैंक बैलेंस, दूसरा ऑप्शन लूज टूल्स, तीसरा ऑप्शन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और चौथा ऑप्शन गुडविल। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गुडविल जो होता है वो फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? पहले समझिएगा ऑपरेटिंग कहते किसको है। ठीक है, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस की रोज की जो एक्टिविटी होती है ना, जो एवरीडे एक्टिविटी होती है, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिडर करते हैं। मतलब जो काम करके हम पैसे कमाते हैं। जैसे मैं आई एम अ टीचर, तो मैं कहाँ से अर्न कर रहा हूँ? मैं पढ़ाने से अर्न कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है? फीस मिलता है। तो मेरा रोज का काम क्या हो गया? मेरी रोज की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गई? इट्स टीचिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनमें से कौन सी चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? 4 ऑप्शन है। पहला बैड डेट्स, दूसरा ऑप्शन सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया है ऑल ऑफ द अबव। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में बैड डेट्स भी चले जाते हैं, सैलरी भी जाती है जनरल मैनेजर की, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी जाता है, क्योंकि ये एक हिसाब से करंट की चीजें हैं और ये सारी की सारी बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल में आती हैं। तो ये तीनों जो है वो एक हिसाब से बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट एसेट्स। इनमें से कौन सा करंट एसेट्स है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा ऑप्शन बैंक लोन्स फॉर 3 years, तीसरा ऑप्शन डिवेंचर सिंकिंग फंड, चौथा ऑप्शन अकाउंट रिसीवेबल, और पांचवा ऑल ऑफ द अबव।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकाउंट रिसीवेबल। देखिए लॉन्ग टर्म असेट्स में पहले ही बोल दिया लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म करंट नहीं होता। बैंक लोन कभी भी करंट नेचर का नहीं होता। डिवेंचर सिंकिंग फंड, डिवेंचर भी मालूम है आपको लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करंट एसेट्स, इनमें से कौन सा करंट एसेट्स नहीं है। ठीक है, वी हैव 5 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है सैलरी पेड इन एडवांस, दूसरा ऑप्शन इन्वेंट्री, तीसरा ऑप्शन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, चौथा ऑप्शन टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स और पांचवा ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर नॉट करंट एसेट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेजेस आउटस्टैंडिंग अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी शोन इन, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है और वो ट्रायल बैलेंस में अगर शो हो रहा है तो उसे हम कहां दिखाएंगे। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, बैलेंस शीट ओनली, या ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैलेंस शीट। अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाया जा रहा है तो उसे हम क्या दिखाएंगे, कहां दिखाएंगे, उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो 25th क्वेश्चन है हमारा वो है, रेंट रिसीव्ड बाय ट्रेडिंग कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज, जो ट्रेडिंग कंपनी है उसे अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो ये जो रेंट रिसीव हुआ है उसे हम क्या ट्रीट करेंगे। ठीक है, इट्स एन ऑपरेटिंग इनकम, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तीसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चौथा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर रोज जो बिजनेस कर रहे हैं वहां से अगर हम कोई पैसा अर्न करते हैं तो उसको कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। इन्होंने बोला कि एक ट्रेडिंग कंपनी रेंट रिसीव करती है तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, उसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इफ डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, अगर डिप्रिसिएशन एक फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला है n ब्रैकेट n+1 होल डिवाइडेड बाय 2, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज अडॉप्टेड। अगर डिप्रिसिएशन को एक फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाए तो इनमें से कौन सा मेथड डिप्रिसिएशन का चूज किया जाएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, दूसरा ऑप्शन एन्युटी मेथड, तीसरा ऑप्शन सम ऑफ ईएस डिजिट मेथड और चौथा ऑप्शन सिंकिंग फंड मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर which one of the following methods of depreciation is the amount of assets never reduced to zero। इनमें से कौन सा डिप्रिसिएशन का मेथड, 4 ऑप्शन में जो डिप्रिसिएशन की जो मेथड्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा डिप्रिसिएशन का मेथड है जिसमें भी कभी भी असेट की वैल्यू जीरो नहीं होती। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा ऑप्शन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरा ऑप्शन सम ऑफ ईएस मेथड और चौथा ऑप्शन एन्युटी मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें असेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, which is the amount of depreciation when cost of machine is 1,05,000, residual value is 5,000, useful life is 10 years। इनमें से क्या होगा डिप्रिसिएशन का अमाउंट जब मशीनरी 1,05,000 की है, उसका जो रेसिडुअल वैल्यू है, जो स्क्रैप वैल्यू है 5,000 है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। तो इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 1,05,000 में 5,000 माइनस कर देंगे तो बचा कितना 1 लाख, और 1 लाख को 10 ईयर से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 10,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 10,000। 10,000 डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा मशीनरी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, द कॉस्ट ऑफ मशीन हैविंग अ स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। एक मशीन है जो 1 लाख रुपए की है और उसका लाइफ स्पैन है 5 ईयर्स। इट हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹10,000, उसका स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर द सम ऑफ द ईएस डिजिट मेथड विल बी, जो सम ऑफ द ईएस डिजिट मेथड है उसमें अमाउंट डिप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला 16,000, दूसरा ऑप्शन 18,000, तीसरा ऑप्शन 25,000 और चौथा ऑप्शन 30,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 30,000। अगला क्वेश्चन है हमारा, the written down value of an asset after 3 years of depreciation on the reducing balance at the rate of 10% per annum is 36,450 rupees। ओरिजिनल वैल्यू क्या है उस एसेट की। एक एसेट है जिसका हमको ओरिजिनल प्राइस पता लगाना है। ठीक है,
10% डिप्रिसिएशन है और 3 साल के बाद उस असेट की वैल्यू हो जाती है 36,450 रुपीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50,000 रुपीज। कैसे? देखिए 50,000 पे पहले साल 10% माइनस करेंगे तो बचा कितना 45,000 रुपीज। 45,000 में हम 4500 माइनस कर देंगे, ठीक, तो 45 मतलब ये दूसरी साल होगा 10% माइनस किया जाएगा तो आएगा 41,500 और 41,500 में हम फिर 10% माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 36,450 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर भी यही आएगा। 50,000 उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी जिसमें 10% हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 36,450 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा डिप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10% आपका इंटरेस्ट रेट है। 15,000 मशीनरी की कॉस्ट है, दैट इज द परचेज प्राइस, विल बी डैश ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में आपको मालूम है कि हर साल कितना चार्ज होगा, फिक्स चार्ज होगा, तो 15,000 का 10% कितना होता है 1500। तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपने जो असेट खरीदा था 15,000 का था और उस पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे 10% के हिसाब से सेकेंड ईयर का भी डिप्रिसिएशन 1500 ही लगेगा 15,000 पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। अब देख लेते हैं कि क्या दूसरा आंसर सही है। वेयर एज इट विल बी डैश ऑन अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बिल्कुल सही 1350, क्योंकि पहले साल 15,000 पे 1500 माइनस करेंगे तो 13,500 आएगा और 13,500 पे 10% निकालेंगे तो 1350 डिप्रिसिएशन आएगा सेकेंड ईयर का डिमिनिशिंग बैलेंस सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी 1500 एंड 1350।